हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इवनिंग में मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। हालांकि मॉर्निंग में भी मैंने कुछ मतलब हाफ चैप्टर कर लिया था। उसके बाद इवनिंग में फिर से मैं अपना चैप्टर लेके बैठ गई, लेसन 6 क्लास 12 का। और उसके बाद मैंने उसको पूरा रिवाइज़ किया अच्छे से, एक एक चीज़ मैंने उसकी पढ़ी और उसके बाद मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हालांकि ये चैप्टर मैं कर चुकी हूँ, बट मेरा होता है कि मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ चैप्टर, ताकि मैं उनको भूलूँ ना। आई होप आप लोगों को भी लगता होगा कि कुछ टाइम बाद हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को भूल जाते हैं, तो मैं चैप्टर्स जो है रिवाइज़ करती रहती हूँ, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो मैंने चैप्टर फटाफट रिवाइज़ किया, उसके साथ जो उसके पीछे क्वेश्चन थे चैप्टर में, प्रदीप बुक से मैंने किया था। तो जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको भी मैंने रिवाइज़ किया, अच्छे से सॉल्व किया। और क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि जैसे बुक से करने के बाद भी मैं क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब से क्वेश्चंस खोल के बैठ जाती हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर की, और वहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। तो उससे मेरा बहुत अच्छे से वो चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है। तो इस तरीके से मैं रिवीजन करती हूँ। आप भी इस तरीके से रिवीजन कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी चैप्टर को काफ़ी दिन तक रिवाइज़ नहीं करते हैं ना, तो हम उसको भूल जाते हैं। और अगर भूलते भी नहीं है तो हम अंदर ही अंदर डीमोटिवेट फील करते हैं कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बट कि ऐसा होता नहीं है। तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप टाइम टू टाइम चैप्टर्स जो है उनको थोड़ा रिवाइज़ करते चलिए, तो उससे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाता है। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। मैं अच्छा खासा 3-4 घंटे मैंने पढ़ाई की थी। और उसके बाद मैंने फिर क्या किया कि जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस की। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल रीजनिंग की, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बीच में करती रहती हूँ, ताकि उस चीज़ में भी मतलब ऐसा ना लगे मुझे कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया रीजनिंग छोड़े हुए। तो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि केवीएस नवोदय एग्ज़ाम और हरियाणा का टीजीटी एग्ज़ाम देने के बाद अब मैं दोबारा से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, क्योंकि आगे अगर कोई भी फॉर्म्स निकलते हैं तो वो फिल करने हैं और उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ी रहनी चाहिए। तो रीजनिंग जो है मैं साथ साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करती रहती हूँ रीजनिंग के। और क्योंकि अभी मैं मम्मी के पास आई हुई थी और रीजनिंग के लिए मेरे पास स्पेशली यहाँ कोई बुक नहीं है, तो CSIR नेट की बुक मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने उसके जनरल क्वेश्चंस उठा के वहाँ से प्रैक्टिस कर लिए। तो रीजनिंग जो है वो भी आपको थोड़ा बहुत टाइम के साथ करते रहनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं तो इस चीज़ के टच में हूँ ही नहीं। और सब्जेक्ट जो है उस पर तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि जो है वो डोमिनेंट पार्ट होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे DSSP दे रहे हो, नवोदय का एग्ज़ाम दे रहे हो, KVS दे रहे हो, कोई HTET दे रहे हो, TGT, कोई भी एग्ज़ाम, तो वो जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है पार्ट, आपका जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को मैं साथ साथ रिवाइज़ करती रहती हूँ। और आप भी किया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये चीज़ छूट रही है, वो चीज़ छूट रही है। और मेरा सब्जेक्ट ही क्योंकि ऐसा है, केमिस्ट्री है मेरा सब्जेक्ट, तो वो उसमें रिएक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि वो टाइम के साथ हम थोड़ा भूलते जाते हैं, है ना। तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल। मुझे ऐसे होना चाहिए माइंड में कि क्वेश्चन आया और उसका फटाफट आंसर मैं दे दूँ, ना कि मैं वहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। तो इतना टाइम वहाँ नहीं होता है एग्ज़ाम में। अब की बार केवीएस में मेरे साथ हुआ क्या था कि मैं न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट किया था, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें मेरा नुकसान ये हुआ कि लास्ट में मेरे पास टाइम बचा नहीं और न्यूमेरिकल्स में सॉल्व नहीं कर पाई। इस वजह से मेरा काफ़ी नंबर का नुकसान हो गया। मतलब सब्जेक्ट में मेरे 89 मार्क्स थे, और काफ़ी थोड़ा सा मतलब ये मुझे डिसअपॉइंट लगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का मेरे पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। और स्टार्टिंग में मैंने सॉल्व नहीं की ये सोच के कि मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और लास्ट में मेरे पास टाइम बचा नहीं, तो मैंने न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए। इस वजह से मुझे काफ़ी दुख लगा था। तो फ्रेंड्स, क्या है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा लेके चलना है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे सब्जेक्ट में। और बाकी जैसे इंग्लिश हिंदी वो तो आप फिर भी फटाफट कर लेते हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लंबे टाइम से अगर उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बाद में आप भूल जाते हैं, और वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं और एकदम से करते हैं तो वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो करते ये चलिए कि सारे के सारे जो पार्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे मतलब आप थोड़ा टच में रहिए। उससे क्या होगा कि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो लास्ट में टाइम बच जाता है, तो वो आप अब पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में और रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि आप उसमें ना अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि अगर आप उसको टाइम दे रहे हो, तो आप उसमें पक्का आपके मार्क्स बन सकते हैं।
और अगर आप लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि मेरे तुक्के तो कभी नहीं लगते हैं। आप देखिए बाकी आपके लगते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चंस थे, तो ये मैं प्रैक्टिस कर रही थी और थोड़ा बहुत रीजनिंग साथ लेके चलती हूँ। हिंदी इंग्लिश भी कर लेती हूँ। हिंदी इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ, जैसे हिंदी इंग्लिश तो फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, और हिंदी में क्या करती हूँ, जैसे एक एक टॉपिक उठा लेती हूँ मैं। एक टॉपिक उठाया, फिर उसको किया, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो उससे क्या होता है कि आप हिंदी से भी थोड़ा टच में रहते हैं। और साथ में थोड़ी बहुत मैंने केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी यहाँ देख लिए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पहले, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने उनको हाईलाइट कर लिया। तो हाईलाइट करने से मेरा मतलब है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं इन क्वेश्चंस पे। इसका मतलब मेरे से फर्स्ट अटैम्प्ट में हुए नहीं है, या फिर थोड़े से मुझे ट्रिकी क्वेश्चंस लगे हैं, तो मैं उन पे हाईलाइट कर लेती हूँ। आप भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन क्वेश्चंस के लिए या तो डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइटर का यूज़ कीजिए, तो उससे हाईलाइट हो जाते हैं जो भी टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या कुछ आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, तो वो इजीली विजिबल हो जाता है। तो ये मैं प्रैक्टिस कर रही थी जनरल क्वेश्चंस की, और इसके बाद मैं फिर से अपना कुछ जो बचे खुचे क्वेश्चंस थे वो सब्जेक्ट के उठा के पढ़ने लग गई। मुझे मेरा सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे रहता है कि मैं जितना उसमें मतलब पढ़ सकूं, जितना चीज़ें याद कर सकूं, जितनी चीज़ें समझ सकूं, उतना अच्छा है मेरे लिए बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर। तो फ्रेंड्स, ये चल रहा है साथ साथ काम, पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई के बाद फिर मैं आज थोड़ा कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ मम्मी पापा के लिए खाने में। उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी मैं आगे वीडियो में। ये फिर से मैं कैसे केमिस्ट्री उठा के बैठ गई और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए, जो मॉर्निंग में मैंने चैप्टर पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं केमिस्ट्री का मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, और साथ में मैंने जनरल पार्ट के कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और केमिस्ट्री का क्या करती हूँ कि जैसे एक चैप्टर, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा और उसके अच्छे से जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मैंने, क्योंकि मैं प्रदीप की बुक से पढ़ रही हूँ, तो लास्ट में जो क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको मैंने अच्छे से कवर किया। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गोभी मंचूरियन। आप देखिए, ये स्प्रिंग ऑनियन, साथ में गोभी है, उसके बाद कैप्सिकम ले आए थे साथ में, उसके बाद ये थोड़ा मशरूम का एक पैकेट ले आए थे, वो कल देखते हैं, कल या परसों में बनाते हैं। उसके बाद ये गोभी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी, नमक डाल के उसके बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद जब वो पूरे बॉईल हो गए थे, उसके बाद उनको निकाल लिया। आज की रेसिपी थोड़ी सी हटके है, काफ़ी सारे गार्लिक लिए थे, और क्योंकि मन था थोड़ा कुछ स्पाइसी खाने का, और बेटर है कि घर पे बनाया जाए, बाहर से खाना तो बेटर है कि आप घर पे ही बना लीजिए। और सच में गोभी मंचूरियन बहुत अच्छा बना था। ये जो आपको पकोड़े दिख रहे हैं ना, मैंने और बच्चों ने तो ये पकोड़े ही खा लिए थे काफ़ी सारे। मतलब ऐसा हो रहा था कि एक खा लिया ना, काफ़ी क्रिस्पी थे, तो ऐसा मन कर रहा था सारे ही खा जाएं। तो ये सारी चॉप करके ये यहाँ पे मैंने शेल्फ़ के ऊपर रख दिए थे। और ये सॉस रखी हुई है, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, और ये साथ साथ तल रहे हैं। और साथ में ये आप देख लीजिए, पूरा अच्छे से बहुत टेस्टी बना था गोभी मंचूरियन। हालाँकि मेरे को ये हो रहा था कि बाहर से ही लाके खा लेते हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, वो क्वांटिटी भी काफ़ी कम आती है, और साथ में फिर वो हेल्दी भी नहीं है ना? तो फिर वो घर पे ही हमने बना लिया। हालाँकि टाइम तो लगा था, लेकिन मैं कोई अकेली नहीं बना रही थी, तो मुझे पूरी हेल्प मिली थी इसमें बनाने में। तो आज का जो डिनर था वो था गोभी मंचूरियन, और गोभी मंचूरियन बनकर रेडी है। बिल्कुल बहुत स्पाइसी बना था, ऐसा मन कर रहा था अभी उठा के फटाफट खा जाए। उसके बाद आज मन हुआ कि मम्मी हमेशा हमें खाना पहले देती है, हमारे लिए बनाती है, उसके बाद में खुद खाती है। तो आज हुआ कि आज मम्मी को हम पहले खिलाएंगे। तो मेरे को ये था कि पहले मम्मी आप खाना खाओ, उसके बाद हम बैठ के आराम से खाएंगे। लेकिन मम्मी इस चीज़ में भी नहीं मान रही थी, बोल रही थी अच्छा बच्चे भूखे, मैं नहीं खाऊंगी पहले। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज तो पहले आपको ही खाना है। तो ये मम्मी की प्लेट तैयार हो रही है, रोटी और साथ में गोभी मंचूरियन। तो अब देखते हैं मम्मी का रिस्पॉन्स कैसा रहा, देखते हैं। चलो चलते हैं, मम्मी को देख के आते हैं। तो ये बैठी हैं तीनों जनी, और ये अब खाएंगे गोभी मंचूरियन के साथ रोटियां। तो अब पहला बाइट ऑब्वियसली मम्मी अविष्का को ही खिलाएगी। तो ये पहला बाइट गया अविष्का के पेट में, और दूसरा बाइट जाएगा मम्मी के पेट में। तो देखते हैं कैसा बना है मम्मा, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि काफ़ी अच्छा लगा था, मम्मी को बहुत अच्छा लगा था, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि गोभी मंचूरियन काफ़ी ज़्यादा बनाए तो हम सुबह के लिए भी बचाएंगे। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।